Hello everyone, welcome back to our channel. So now today's our topic is vector subspace and its properties. तो आज के हम हमारे इस वीडियो में वेक्टर सबस्पेस इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए पढ़ेंगे। अब ये जो टॉपिक है सबस्पेस, ये आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे DSSS का एग्ज़ाम हो, चाहे RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, KVS है, NVS है, और भी वो अदर आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में जिसमें अगर लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक आता है तो वहाँ पे सब स्पेस से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो हम इस टॉपिक को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कुछ तो मैं यहाँ करवा दूँगी, बाकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी विद सॉल्यूशन, तो आप उनको देख के ईजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारा आज का वीडियो। अब वेक्टर सबस्पेस पढ़ने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है कि जैसे वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या होता है। अब वेक्टर स्पेस और इसकी प्रॉपर्टीज़ तो मैं इससे पहले वाले वीडियो नंबर 5 में पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपको वो टॉपिक पढ़ना है तो पहले आप इससे पहले मेरा सजेशन है कि आप नंबर 5 वीडियो देखना, देन उसके बाद नंबर 6 आपको वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स होंगे अब ये सब एक दूसरे से लिंक होंगे। ठीक है ना। जब तक आपने स्टार्टिंग की थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो आपको आगे की थ्योरी समझ में नहीं आएगी। तो अब हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या होता है, तो बेसिस का मीनिंग है कि कोई भी आपको एक नॉन एम्प्टी सेट लेना होगा एज कहाँ पे वेक्टर स्पेस वी में। तो ये जो नॉन एम्प्टी सेट होगा वो इस वेक्टर स्पेस का बेसिस कहलाएगा। कब? इफ़ टू कंडीशंस आर होल्ड, अगर जो सेट एस है वो इन दो कंडीशन को होल्ड करता है, देन वी कैन से दिस एस इज अ फॉर्म ऑफ बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस, अदरवाइज नहीं। अब कौन सी दो कंडीशन होंगी, तो उसमें पहली कंडीशन हमने लिखा है कि जो सेट एस है वो LI सेट होना चाहिए, मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। और जो सेट एस है दैट मीन दिस, वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहिए। इसके अंदर सपोज 3 एलिमेंट हैं, तो उन तीनों एलिमेंट से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस अगर जनरेट हो रहा है, देन वी कैन से द सेट एस इज अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अगर ऐसा इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होल्ड नहीं होती है, देन एस इज़ नॉट फॉर्म अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस। क्लियर? तो ये तो होगी बेसिस की डेफिनेशन। अब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया है। ऑब्वियसली आपको सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि आपको कोई सेट देख के पूछा जाएगा कि ये बेसिस बना रहा है नहीं बना रहा, आप चेक करके बताइए। तो क्वेश्चन होगा तो या तो ऑप्शन में 4 आपको सेट गिवन होंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा बेसिस फॉर्म कर रहा है। तो मैक्सिमम केस में केवल LI चेक करने पे ही आपको पता लग जाएगा बेसिस बना रहा है नहीं बना रहा, क्योंकि कोई भी 3 जो वेक्टर्स होंगे वो LI नहीं होगा, बाकी एक वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, LI होगा। ठीक है ना। तो मैक्सिमम केस में LI चेक करने पे आंसर मिल जाता है जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें। तो अब एक मैंने यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है बेसिस पे बेस कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा गया है। इसमें एक सेट दे दिया जिसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 एलिमेंट्स हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड गामा प्लस आयोटा डेल्टा। अब ये जो सेट है इट फॉर्म अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस CR। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये बेसिस बनाता है और फील्ड के लिए हमने सेट ऑफ रियल नंबर। बट ये बोला जा रहा है या ये पूछा जा रहा है कि जो सेट है ये बेसिस बनाता है इस वेक्टर स्पेस के लिए इफ़ एंड ओनली इफ। किस कंडीशन की वजह से ये यहाँ पे जो सेट एस है वो बेसिस बनाएगा। अब वो कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है, तो आपको चेक करके बताना है कि कौन सी कंडीशन होल्ड होगी। अब अगर बेसिस की डेफिनेशन याद है तो हमें पता है कि जो सेट है वो LI सेट होना चाहिए। ठीक है ना। अब LI सेट के लिए हमें क्या करना होगा, या तो आप पूरा प्रोसेस करो कि इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन बना के फिर उसके स्केलर्स की वैल्यू निकालें, या फिर जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि जो वेक्टर्स हैं अगर आप इनकी डिटर्मिनेंट बना के वो चेक कर लेते हैं कि वो 0 के इक्वल नहीं है तो LI सेट होगा। अब ऑलरेडी आपको गिवन है कि बेसिस बना रहा है, दैट मीन इन वेक्टर्स की जो डिटर्मिनेंट होगी वो 100% के होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। कौन सा वेक्टर? अल्फा प्लस आयोटा बीटा गामा प्लस आयोटा डेल्टा। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा। ये अब इनकी जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा। तो बीटा गामा इस नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाके ये LI सेट बनेगा, तभी ये बेसिस बनाएगा। अब ये यहाँ पे कहाँ पे गिवन है, तो ये गिवन है यहाँ पे D ऑप्शन में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो 4 ऑप्शन में आपको 4 सेट दे देंगे, बोला जाएगा इनमें से कौन सा बेसिस बना रहा है, या फिर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन जिसमें बेसिस गिवन होगा और बोला जाएगा कौन से कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बेसिस बनाएगा।
ठीक। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। किसी भी वेक्टर स्पेस के अगर डायमेंशन निकालना हो तो उसके बेसिस में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट देख लीजिए आप कि किसी भी बेसिस में या उस वेक्टर स्पेस के बेसिस में कितने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट, वही उसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर ये बोला गया है कि ये इसके लिए बेसिस बना रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। दैट मीन्स इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये इसका मीनिंग है कि किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में जितने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं वो इसकी डायमेंशन होती है, ठीक है ना। फिर एक इम्पॉर्टेंट नोट लगा के लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एनी 2 बेसिस। अब ये जो बेसिस होता है वो कभी भी यूनिक नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं है कि वेक्टर स्पेस का केवल एक ही बेसिस होगा। किसी भी वेक्टर स्पेस के कितने भी बेसिस हो सकते हैं, B1, B2, B3 एंड सो ऑन, है ना। टोटल नंबर ऑफ़ बेसिस इज़ नॉट फिक्स। कोई भी सेट जो इन 2 कंडीशन को होल्ड करता है वो बेसिस बनाएगा, बट कंडीशन अप्लाई है कि अगर कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा जो सेट्स हैं वो बेसिस बना रहे हैं तो उन बेसिस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे। ऐसा नहीं कि एक बेसिस में 3 एलिमेंट है, दूसरे बेसिस में 5 एलिमेंट है, तीसरे बेसिस में 7 एलिमेंट है। अगर कोई भी सेट वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस बना रहा है और उसमें 3 एलिमेंट है तो सारे बेसिस में ही 3 एलिमेंट होंगे। फिर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे फॉर एनी वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट था फॉर अ बेसिस। अब मैंने कुछ यहाँ पे रिजल्ट लिखे हैं डायरेक्ट कि अगर इस टाइप के वेक्टर स्पेस आपको गिवन हैं, ठीक है ना, बेसिस आपको जो गिवन होगा वो कोई भी बेसिस गिवन हो बट उनकी डायमेंशन फिक्स होगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बेसिस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होते हैं अगर वेक्टर स्पेस डिफाइंड है तो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप वेक्टर स्पेस देख के भी उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बता सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है, चाहे बेसिस कोई भी डिफाइन करके दे रखा हो। बेसिस नहीं भी गिवन है तो आप वेक्टर स्पेस देख के भी बता सकते हैं डायरेक्ट डायमेंशन, ठीक है ना। तो कैसे है, तो 1 बाय 1 में एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज आपको पहला वेक्टर स्पेस ये गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर ओवर अ फील्ड R, ठीक है ना। यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है। तो इस टाइप से जो वेक्टर स्पेस होगा उसको बेसिस में केवल एक एलिमेंट होगा और उसकी डायमेंशन क्या होगी, 1 होगी हमेशा। बट R की जगह पर अगर R² है, यानी 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेते हैं बट ओवर अ फील्ड R, तो अगर डायमेंशन 2 है तो उसके बेसिस में इस टाइप के एलिमेंट होंगे। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं बट 2 ही एलिमेंट होंगे और डायमेंशन क्या होगी, 2। ऐसा कहीं यहाँ पे R⁴n है, यानी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसकी डायमेंशन n होगी, ठीक है ना। फील्ड हम क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं, बस ये याद रखना फील्ड यहाँ पे R होना चाहिए। अगर फील्ड चेंज कर देंगे तो फिर आंसर ये नहीं रहेंगे, फिर कुछ और आएंगे, ठीक है ना। तो अगर ओवर अ फील्ड R पे आप इस तरीके से इनकी डायमेंशन चेक करते हैं तो 1 to n होगा, ठीक। अब हम आते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। रियल नंबर की जगह अगर जो वेक्टर स्पेस है वो आपको गिवन है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट फील्ड क्या लिया हुआ है, यहाँ पे R लिया हुआ है। तो उस केस में क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 अननोन होते हैं, अगर आप एक वेक्टर भी बनेंगे V1 तो क्या बनेंगे, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कहाँ पे होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में, यानी 2 अननोन होंगे। इस केस में इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। बट अगर C² करेंगे तो C² का मीनिंग है कि इसमें यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2, दैट मीन क्या हो जाएगी, 4। ऐसे अगर हम यहाँ पे n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेते हैं बट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो फिर इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 2 की पावर n। तो ये याद रखना, 1 पे आ जाएगी 2 की पावर 1, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगी 2 की पावर 2 और nth में आ जाएगी 2 की पावर n। बट अगेन यहाँ पर फील्ड क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर, ये याद रखना है आपको, ठीक। फिर नंबर 6 पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर वेक्टर स्पेस लेते हैं आप सेट ऑफ रियल नंबर, बट यहाँ पे फील्ड क्या लिया हमने, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर ऐसा कोई हम यहाँ पे वेक्टर स्पेस कंसिडर करते हैं तो उसके बेसिस में तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे 1, √2, √3, √4, √5 एंड सो ऑन, और इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है इसकी डायमेंशन क्या होगी, अनकाउंटेबल। तो अगर फील्ड यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल नंबर है तो फिर आप डायरेक्ट बोल देंगे आंसर अनकाउंटेबल होगा यहाँ पे डायमेंशन। फिर काउंटेबल यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइनाइट नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे, ठीक है ना। अब हमने लिखा कि फील्ड ओवर फील्ड, जैसे यहाँ लिखा था R ओवर R तो इसकी डायमेंशन 1 थी, वैसे फील्ड ओवर फील्ड। अब मैंने यहाँ पे लिखूँ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और फील्ड भी क्या लिया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसकी आपसे पूछी जाएगी डायमेंशन तो वो भी आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, F ओवर F, ठीक है ना। यहाँ C ओवर R था इसलिए डायमेंशन 2 आई थी, बट अगर C ओवर C पूछ लिया जाए तो फिर डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है
फील्ड चाहे आपको कोई भी दे दे, फील्ड ओवर फील्ड की डायमेंशन पूछेंगे तो आंसर क्या होगा 1 के इक्वल। ऐसे ही अगर सेट ऑफ रियल नंबर, बट अगर यहाँ पर फील्ड सेट ऑफ इंटीजर्स आपको दे देंगे, इसकी पूछी जाएगी डायमेंशन क्या है, तो ये जब वेक्टर स्पेस ही नहीं बनाएगा तो इसके हम डायमेंशन तो फाइंड कर ही नहीं सकते। तो दिस टाइप ऑफ सेट इज नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। एंड अब लास्ट नंबर 10 जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पे हम एक सेट बनाएंगे वेक्टर स्पेस जिसमें जो एलिमेंट होंगे वो हम क्या लेंगे, मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है ना, मैट्रिक्स कौन सी, अभी हमने इन जनरल लिया n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स लिए। अब मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर ये एलिमेंट आप सेट ऑफ रियल नंबर से लेते हैं तो इस टाइप के वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, वो होगी हमेशा n स्क्वायर। n स्क्वायर का मीनिंग है जैसे कि आप 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स लेंगे तो ऑब्वियसली कितने अननोन होंगे, इसमें 2 की पावर 2 यानी 4 होंगे। ऐसे ही अगर आप 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक लेते हैं तो इसमें कितने अननोन होंगे, 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा ये 9, n की पावर 2, n स्क्वायर लेना, n कितना है 3, उसका स्क्वायर यानी यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है ना, इस तरीके से अगर ये जो एलिमेंट है वो रियल नंबर से लेंगे तो फिर डायमेंशन क्या हो जाएगी, हमेशा n स्क्वायर के इक्वल। बट वही चीज़ अगर चेंज करके आप यहाँ पे जो अननोन्स होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे और 2n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। ऐसे यहाँ पे हर जगह 4 अननोन थे, वहाँ पे 8 अननोन्स हो जाएंगे, तो सारे अननोन्स डबल हो जाएंगे, इस वजह से ये डायमेंशन क्या हो जाएगी 2n स्क्वायर। ठीक, तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे जिनसे क्वेश्चन अगर हो सकता है डायरेक्ट आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो वैसे टाइप से आते हैं, कल वेक्टर स्पेस डिफाइन करके डायरेक्ट डायमेंशन पूछ सकते हैं, तो फिर आप इस टेबल की हेल्प से इजीली आंसर कर सकते हो चाहे किसी भी क्वेश्चन का, अगर बेसिस डिफाइन भी नहीं है तो। क्लियर, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर सब स्पेस। अब वेक्टर सब स्पेस क्या होगा उसके लिए ये तो है बेसिक डेफिनेशन, और ये जो डेफिनेशन है इससे हम क्वेश्चन को चेक करेंगे। अगर हमें कोई भी सब स्पेस गिवन है या कोई भी सबसेट गिवन है, बोला जाता है कि सब स्पेस है या नहीं है, तो वो तो इस डेफिनेशन से चेक की जाती है, बट इट इज़ अ बेसिक डेफिनेशन। अब क्या डेफिनेशन है कि वी एफ से कोई वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा उसका फील्ड भी क्या होगा, एफ, जो कि यहाँ वेक्टर स्पेस का होगा। So this W over F is called the subspace of VF if this W is itself a vector space। अगर वो जो हमने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है वो खुद अपने आप में वेक्टर स्पेस है अंडर द ऑपरेशन ऑफ V के अंदर जो भी ऑपरेशन है उन्हीं ऑपरेशन के अंदर ये W भी अगर वेक्टर स्पेस की 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, then we can say this W is a सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। जैसे ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ा था कि H अगर कोई भी ग्रुप का सबसेट है और H खुद G के इंड्यूस ऑपरेशन यानी G का जो भी ऑपरेशन होता है उस सेम ऑपरेशन के लिए अगर ये भी ग्रुप होता है देन इट इज़ नॉन एज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। सेम उसी तरीके से यहाँ पे होगा कि जो W है वो इस वेक्टर स्पेस का अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है और ये जो W है वो इस V के ऑपरेशन के लिए भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, देन इट इज़ नॉन एज द सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF। तो ये तो होगी इसकी जनरल डेफिनेशन। अब ये होती है इसकी एक नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सब स्पेस। मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में चेक करना है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को कि वो सब स्पेस है या नहीं है, उसके लिए हमें ये डेफिनेशन काम में लेनी होगी, एंड इट इज़ नोन एज द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सब स्पेस। अब क्या डेफिनेशन है, उसके लिए हमने एक W एक सबसेट माना है किसी वेक्टर स्पेस VF का, और ये कंडीशन अप्लाई है कि जो 0 एलिमेंट है उस W में होना चाहिए। तो अगर सबसे पहले अगर आप चेक कर रहे हो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को कि वो सब स्पेस है या नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन तो आप यही चेक कर लीजिए कि उसमें 0 एलिमेंट है या नहीं है। सपोज उस W के अंदर 0 एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है तो फिर आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वैसे बता देंगे देख के कि दिस W इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। ठीक, सो पहली कंडीशन तो आप ये बोल सकते हैं कि 0 एलिमेंट्स के अंदर होना चाहिए, देन दिस W इज़ नॉन एज अ सब स्पेस ऑफ V इफ़ एंड ओनली इफ़। अब ये दोनों साइड से ट्रू होगा कि अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो W सब स्पेस होगा, एंड W सब स्पेस है तो ये कंडीशन होल्ड होगी। ठीक, तो कब होगा, अगर 2 स्केलर्स आप फील्ड में लेंगे और 2 वेक्टर्स आप W में मानेंगे और इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा AW1 प्लस BW2, वो लीनियर कॉम्बिनेशन वापस से W का ही एलिमेंट बन जाता है, देन वी कैन से दिस W इज अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF। और अगर ऐसा नहीं होता है देन इट इज़ नॉट अ फॉर्म अ
सब स्पेस। अब इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ और एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। पहले मैंने यहाँ पे एक W1 एक W2 2 सबसेट यहाँ पे डिफाइन किए जो कि इस वेक्टर स्पेस Rn के अंदर है, ठीक है ना। n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का ही मेंबर है Rn और R। किस टाइप से लिया कि इसमें ये एलिमेंट होगा A1 A2 An, बट किस टाइप का एलिमेंट जो इस कंडीशन को होल्ड करता कि उसमें ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा A1 वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। जिस एलिमेंट में A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा वो सारे एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं, W1 में जा रहे हैं। तो अब हमें चेक करके बताना है इस टाइप का जो सेट होगा क्या वो इसके लिए सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो सब स्पेस के लिए सबसे पहले आप देखेंगे 0 एलिमेंट, क्योंकि हमने बोला कि A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दैट में ये 0 से बड़ा हो सकता है। तो हम अगर इसको 0 भी ले सकते हैं तो सारे एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं, सो दैट में 0 एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। अब हमें तो चेक करना है ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके लिए 2 स्केलर्स मान लिए, फील्ड कौन सा सेट ऑफ रियल नंबर में, और 2 वेक्टर्स मानेंगे इसके अंदर। तो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो यानी इस तरीके से एलिमेंट मानने पड़ेंगे A1 A2 An और B1 B2 Bn। तो ये W1 W2 मान लिए, इनको अल्फ़ा बीटा से ऑपरेट करके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। तो यहाँ पे हमने W1 W2 की वैल्यू लिख दी। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के एलिमेंट में। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमें एलिमेंट मिला है क्या ये भी W1 का ही एलिमेंट होगा क्या। अब W1 का एलिमेंट कब होगा, जब उसका फर्स्ट यहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट एलिमेंट आपको मिला है अल्फ़ा A1 प्लस बीटा B1, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन वी कैन से दिस कंप्लीट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट W1। अब हमने बोला कि ये जो A1 और B1 है वो तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल है, और अल्फ़ा बीटा क्या है, कोई भी रियल नंबर्स है। तो अगर अल्फ़ा बीटा कोई भी रियल नंबर्स है तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो कभी भी इम्प्लाइज नहीं करेगा कि ये इक्वेशन भी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। क्यों? क्योंकि अगर अल्फ़ा एंड बीटा को आप सपोज नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर है तो आप इनको नेगेटिव पे कंसिडर कर सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर, और ये हमेशा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। सो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को वजह से ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इट इज़ नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कभी कभी किसी केस में ये लेस देन 0 भी हो सकता है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये एलिमेंट W1 में बिलोंग नहीं करेगा। ये एलिमेंट बिलोंग नहीं करने का मीनिंग है ये लीनियर कॉम्बिनेशन में W1 का एलिमेंट नहीं होगा, सो दैट मीन्स W1 इज़ नॉट अ सब स्पेस। ठीक, अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, इसी तरीके से डिफाइंड है, बस यहाँ पे A1 पर कंडीशन लगा दी कि दिस A1 बिलोंग्स टू Q मीन सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर यहाँ फर्स्ट नंबर पे रेशनल नंबर पुट करते हैं और ये एलिमेंट कुछ भी लें तो फिर इस टाइप का जो वेक्टर स्पेस होगा, इस टाइप का जो सबसेट होगा, क्या वो सब स्पेस फॉर्म करेगा। तो सेम काम करना है यहाँ तक, जब भी हमने सेम किया ये एलिमेंट बन जाएगा। अब इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए, Q में बिलोंग करना चाहिए। बट अगेन अगर अगर A1 और B1 तो Q में हैं और अल्फ़ा बीटा कहाँ पे लिया आपने, सेट ऑफ रियल नंबर में, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये ज़रूरी नहीं है कि Q का ही मेंबर होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये तो है रेशनल नंबर। बट अगर इसको आप इरेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिया √2, तो एक रेशनल एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और 2 इरेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दिस लीनियर कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। सो इस वजह से अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं होती है तो दैट मीन इट इज़ नॉट अ सब स्पेस। तो यहाँ लिख देंगे आंसर नॉट सब स्पेस, और यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा नॉट सब स्पेस। क्लियर? अब ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमने एक वेक्टर स्पेस लिया और इस तरह से डिफाइंड है। तो बट हमें ये चेक करके बताना है कि ये जो सेट हमने लिया है जो कि सबसेट है किसका, Rn, इस वेक्टर स्पेस का ये सबसेट है। तो क्या ये जो सबसेट है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी जो 2 एग्जांपल हमने देखे उसमें तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बना रहे थे, 2 जो हमने सबसेट लिए थे। अब यहाँ पे भी हम वही सेम काम करेंगे कि 2 स्केलर्स लेंगे और 2 वेक्टर्स लेंगे इसके अंदर से और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W2, और यहाँ पर W1 W2 की वैल्यूज रख दी। इनको सॉल्व करेंगे तो एक ये वेक्टर मिलेगा। अब ये हमें चेक करना है कि ये क्या जो वेक्टर है वापस से क्या W3 का मेंबर है।
अब W3 की कंडीशन क्या है कि इसमें वही एलिमेंट इसके मेंबर होंगे जो इस कंडीशन को होल्ड करते हो। कौन सी कंडीशन? क्योंकि पहला एलिमेंट लेंगे तो A1 + 3A2 = A3 ये आ जाना चाहिए। ऐसे दूसरा एलिमेंट लेंगे तो B1 + 3B2 = B3 आ जाना चाहिए। अब ये एलिमेंट कब जाएगा? जब इसका पहला एलिमेंट दिस प्लस 3 टाइम ऑफ सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू थर्ड एलिमेंट आ जाए। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये इसके इक्वल आ गया। सो दैट मीन्स ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू या दिस एलिमेंट गोज टू W3। सो आवर W3 इज अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस Rn। ठीक, तो ये बस एक ही मेथड है, एक ही कंडीशन है। इस कंडीशन से आप किसी भी सबसेट को चेक करके बता सकते हैं कि वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जिसमें मैंने 2 बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। एक तो बोला गया कि डायमेंशन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू, कि सबसे छोटे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन किसके इक्वल होती है। तो अगर सबसे छोटा बोला गया है तो या तो 0 हो गया 1 होगी। 2 और 3 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो वेक्टर स्पेस होता है वो नॉन एम्प्टी होता है। नॉन एम्प्टी का मीनिंग उसमें 0 एलिमेंट होगा नहीं, कम से कम एक एलिमेंट तो होगा। अब एक एलिमेंट होगा तो वो कौन सा एलिमेंट होगा वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट इज अ स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस, और इसके अंदर एक एलिमेंट है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 1। सो स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस की हमेशा डायमेंशन होती है 1 के इक्वल। क्लियर? ये छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे RPSC का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे GIC का एग्ज़ाम या DSSB का कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो, UP TGT PGT, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा जनरली पूछा जाता है। जिसमें क्या होता है कि कोई भी 2 या 3 वेक्टर्स को LILD दे देते हैं और कोई अननोन होता है, उस अननोन की वैल्यूज आपको फाइंड करवाई जाती है। अगर वेक्टर्स LD हैं तो उनका जब डिटर्मिनेंट आप बनाएंगे तो वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये जो वेक्टर्स है वो LI है तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, बस ये 2 यहाँ पे डेफिनेशन है। तो यहाँ पे क्या अननोन दे के बोल दिया कि ये जो वेक्टर्स है वो अगर LD हैं तो इस अननोन की वैल्यू फाइंड करें। तो ऑब्वियसली हमने इन वेक्टर्स को क्या किया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में पुट कर दिया। अब हमेशा जो वेक्टर्स होते हैं उनको हमेशा कॉलम में पुट करें, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो ये जो वेक्टर है इसको पहला कॉलम बना देंगे 1 - 2 के, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे 3 0 -2, इसको थर्ड कॉलम बना देंगे 2 -1 -5। अगर आप रो वाइज भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, तब भी आंसर आपके सेम ही मिलेगा। बट अगर स्टैंडर्ड मेथड है कि जब भी वेक्टर्स होते हैं उनको आप कॉलम में अरेंज करके जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक, अभी डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आंसर आपको क्या मिल जाएगा, k = -8, जो कि D ऑप्शन में गिवन है। ये तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम तब फाइंड कर सकते हैं जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर डिटर्मिनेंट बन रही होगी n × n की। बट अगर ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे सारे वेक्टर, तो उस केस में फिर आपको रैंक वाले मेथड से सॉल्व करना होगा कि उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद आप उन अननोन्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना, बट जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें जो वेक्टर्स होते हैं वो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स को बना रहे हो, जिससे कि आप डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करके इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी का सिमिलर पार्ट है, तो वैसा आप सॉल्व करके देखना। इसमें ये 3 वेक्टर्स आपको गिवन है, एक तो x, एक y एंड z। इसमें एलिमेंट है 1 0 1, y में एलिमेंट है -4, a, 4 एंड z में एलिमेंट है a, -1, -a। और अगर ये तीनों वेक्टर्स LD वेक्टर्स है तो a की क्या वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है, इसमें लिखा 2 ओनली, -2 ओनली, +-2 बोथ एंड 0 ओनली। तो अभी जैसे मैंने LD वाला मेथड बताया था कि इन तीनों वेक्टर्स को आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में पुट करना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन सही मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो ये आपके लिए है, सॉल्व करके देखना और आप मुझे इसके ऑप्शंस कमेंट करके बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर आपको क्या मिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि W इज अ सब स्पेस ऑफ, कोई भी यहाँ पे वेक्टर स्पेस दे दिया जिसका कोई W सब स्पेस है, एंड दिस सब स्पेस स्पान्ड बाय दिस वेक्टर। स्पान का मीनिंग है कि जो दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन जब आप बनाएंगे तो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस आप जनरेट कर सकते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन W, तो फिर W का इन चारों में से कौन सा एलिमेंट पॉसिबल होगा। तो अगर ये आपको गिवन है कि ये स्पानिंग सेट है और W से स्पांड होता है, तो हमें इसका स्पानिंग सेट फाइंड करना होगा। ये सेट ऐसे जो कि W का सबसेट है,
अब इसका स्पैनिंग सेट का मीनिंग है कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आपको लिखना होगा, और लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद इस टाइप के एलिमेंट जो हैं वो स्पैनिंग सेट में मिलेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे अल्फ़ा बीटा कहाँ पे होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में। अब जैसे अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज आप चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको डब्ल्यू के एलिमेंट मिलते जाएंगे। अब ऑप्शन में ये बताना है कि जो इस टाइप का एलिमेंट है वो कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर प्रेजेंट है। किस टाइप का एलिमेंट, कि जो सेकंड और यहाँ पे जो फोर्थ है, ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ एलिमेंट तो सेम होना चाहिए। तो सेकंड एंड फोर्थ एलिमेंट आई थिंक चारों में सेम है, ठीक। अब आपको ये देखना है कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, बट दोनों के क्या साइन अपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे दोनों का साइन अपोजिट है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पे दोनों ही इक्वल नहीं है और यहाँ पे भी दोनों इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे हमारा आंसर तो है वैसे बी, बट इस टाइप का कोई और भी एलिमेंट तो ज़रूरी नहीं है कि यही ऑप्शन में गिवन होगा, बट आपको बस ये देखना होगा कि इस टाइप का एलिमेंट वो किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये भी एलिमेंट दे दूँ आपको 3,5, हमने क्या बोला कि सेकेंड एंड फोर्थ तो सेम होना चाहिए, तो ये तो 5 होगा, और इन दोनों को क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसकी जगह पे ये आंसर दे देंगे तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम स्पैनिंग सेट फाइंड कर सकते हैं। अब इसी का सिमिलर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है कि यदि एक सेट है, इज ए सबसेट ऑफ आर क्यूब, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर ऑफ आर क्यूब इज नॉट इन लीनियर स्पैन ऑफ एस। एक वेक्टर स्पेस दे दिया और एक इसका सबसेट दे दिया। अब इस सबसेट का अगर हम लीनियर स्पैनिंग सेट बनाएंगे तो ये बोला गया है कि इन चारों में से कौन सा एलिमेंट लीनियर स्पैनिंग सेट में नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब इसका एल एस बनाएंगे तो एल एस में इनमें से 3 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, बट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि एल एस में नहीं होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट एल एस में नहीं होगा। अगेन सेम प्रोसेस है, यही करना है और उसको चेक करना है कि जब आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसमें जो एलिमेंट आएगा वो जो एलिमेंट है वो किस कंडीशन का, यानी किस टाइप का एलिमेंट हो सकता है, किस टाइप का नहीं हो सकता, ठीक है ना। सॉल्व करके देखना, नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग सॉल्व करके देना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द बेसिस ऑफ आर क्यूब। इन चारों में से कौन सा जो सेट है वो बेसिस फॉर्म करता है आर क्यूब के लिए। तो जो बेसिस है, बेसिस की क्या कंडीशन होनी चाहिए, नंबर 1 कि जो सेट होना चाहिए वो एल आई सेट होना चाहिए। तो 99% केस में तो आपको वहीं से आंसर मिल जाएगा एल आई सेट से ही। जैसे आप चेक करेंगे कौन सा सेट एल आई है, एल आई का मीनिंग क्या होगा कि कौन सा सेट के डिटर्मिनेंट हो नॉट इक्वल टू 0 आने है। तो अगर किसी सेट की जो डिटर्मिनेंट, अगर आप उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे नॉट इक्वल टू 0 है तो वो एल आई होगा, अदरवाइज सारे क्या होंगे, एल डी होंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये क्या लेंथी प्रोसेस है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको यहाँ पे चेक करना ही पड़ेगा। तो अब इसके आगे की थ्योरी को तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे कमेंट करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए वीडियोज़ को, जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, DSSB का हो, TGT PGT मैक्स का, चाहे किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम में ये सारे वीडियोस हेल्पफुल होंगे। तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं या जिनको आप नॉन हैं, जानते हैं, उनके साथ वीडियो शेयर किया कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, थैंक यू।